अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, मेरे पीछे के चल रहे इस वीडियो स्क्रीन को देखकर आप बेहतर अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि हम आज किस मुद्दे की डिबेट के लिए एकत्र हुए हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की दो टॉप पॉलिटिकल शख्सियत के बीच का चुनाव है। ये चुनाव योगी बनाम अखिलेश यादव का है। ये चुनाव कैसे इतना प्रतिष्ठापरक हो गया और क्या चल रहा है यहाँ पे, आज पूरी चर्चा इसी डिबेट में। बहन भाइयों, 4 जून के परिणाम और उसके बाद 29 अगस्त को आगरा में योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट, बटोगे तो कटोगे। इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी को ऐसा प्रतीत होता है कि एक नई ऊर्जा मिली है और वो ज़्यादा मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। बहन भाइयों, तकरीबन 64 सीट जीतने वाली बीजेपी जब पार्लियामेंट्री के इलेक्शन हुए तो महज 32 सीटों पर रह गई। ये बात बीजेपी को बहुत ही परेशान करने वाली थी। लिहाजा अब इस अपोजिशन के जो नैरेटिव गढ़ा अपोजिशन ने, उसकी काट ढूंढने की आवश्यकता थी। तो काट क्या थी? बटोगे तो कटोगे। ये एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने करने की कोशिश की। वजह, दरअसल चुनाव जब चल रहा था अप्रैल और मई महीने में खास तौर पर, उस वक्त अपोजिशन ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब था कि पिछड़ों को और दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ तो खैर हो ही रहा है, उनको तो वो लाल रजिस्टर में नाम है, लेकिन पिछड़े और दलितों के आरक्षण, उनके हक हुकूक, उनके राइट्स और उनको जो कुछ मिलना चाहिए जॉब्स में या सोशल वेलफेयर स्कीम्स में, वो नहीं मिल रहा है और संविधान खत्म होगा। इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया और ये नैरेटिव बीजेपी के हिंदुत्व वाले मॉडल पे भारी पड़ गया 4 जून की बात। लिहाजा उसके बाद आप देखें तो स्ट्रेटजी बीजेपी ने बदली। अगस्त के लास्ट वीक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया। यही रिस्क था बटोगे तो कटोगे, जब आगरे में पहली बार उन्होंने अगस्त के अंतिम सप्ताह में ये बात कही थी। बहन भाइयों, ये बहुत बड़ा रिस्क भी था, पॉलिटिकली रिस्क था। कोई भी नेता यूं ही कोई स्टेटमेंट नहीं देता। हो सकता है कि ये उल्टा भी पड़ता मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन एक रिस्क लिया उन्होंने और इस रिस्क ने बीजेपी को ताकत दी। तब जब संघ ने उस पर मुहर लगाई, इंडोर्स किया संघ ने, और उनके नारे के एक हिस्से को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, एक रहोगे तो नेक रहोगे, उसकी जगह एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही। तो पार्शियली प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडोर्स किया। ये अलग बात है कि बीजेपी ने ऑफिशियली इसको अपना कैंपेन का पार्ट अभी तक नहीं बनाया है, सिर्फ एक लाइन को बनाया है। कौन सी? एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे। ये इसको कैंपेन बनाया ऑफिशियली, लेकिन बटोगे कटोगे बीजेपी का ऑफिशियल, लेकिन अनऑफिशियली ये बीजेपी में एक प्रचलित नारा बन के निकला है और बीजेपी को इसमें बहनों भाइयों कामयाबी भी है। हो सकता है कि अपोजिशन आज ये बात स्वीकार न करे, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में इस बात की चर्चा, इस नारे की गूंज पर्याप्त है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर आए हैं। उन्हें पता है कि सिचुएशन ग्राउंड पे क्या है, लिहाजा उन्हें खुद बैट लेकर उतरना पड़ेगा बल्लेबाजी करने। आज आपने अखिलेश यादव की स्पीच सुनी होगी, तकरीबन 42 से 43 मिनट, 42.5 मिनट के आसपास की स्पीच थी और सधी हुई स्पीच थी। पिन पॉइंटेड अटैक था। उनकी अटैक में दिल्ली नहीं था, उनकी अटैक में केंद्र सरकार के कामकाज भी नहीं थे। उनका अटैक फुली फोकस्ड ऑन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ। बीजेपी सबसे लास्ट में, क्योंकि उन्हें पता है कि फील्ड में मुकाबला किसके साथ है। ये बात थोड़ा साइड कर दीजिए कि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। बहन भाइयों, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव है कंप्लीटली, और कोई चुनाव किसी का नहीं है। ये इन दोनों का चुनाव है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मीरापुर में जयंत चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जी नहीं। ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है, उसमें भी योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। लिहाजा इन 9 सीटों पर मुकाबले में ये दोनों नेता आमने सामने। जो पार्लियामेंट का इलेक्शन का परिणाम कहता है, उसमें इन 9 में से 5 पर समाजवादी पार्टी आगे थी। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जो असेंबली वार नतीजे आते हैं, बाकी एक एक सीट पर आरएलडी, अपना दल, बीजेपी, कांग्रेस, ये लोग भी आगे रहे। अब अगर ये 9 चुनावों में भी समाजवादी पार्टी अपना बेस बचा ले गई, 5 भी बचा ले गई, तो ये उसके लिए विक्ट्री मोमेंट होगा। कैसे?
एक तो 4 जून के नतीजों को सस्टेन करना और उसके बाद बीजेपी की बढ़त को रोकना और अपनी जमीन को बीजेपी से रिटेन कर लेना। अब बीजेपी को लगता है कि अगर 4 जून का बदला लेना है तो इससे बेहतर मौका 2027 तक और मिलने वाला नहीं है, जहां इतनी बल्क में सीटें होंगी और इतना आमने सामने का डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो उनके लिए भी अंतिम है और इनके लिए भी अंतिम है। बाकी बहनों भाइयों, इसमें सब कोई साइड प्लेयर है, चाहे आरएलडी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, निषाद पार्टी हो, कोई भी हो, सारे लोग केवल साइड प्लेयर्स हैं। मुख्य किरदार में यही दोनों नेता हैं। और आप देखें गंभीरता कि चुनाव घोषित होने से पहले ही 9 सीट पर मुख्यमंत्री एक नहीं 2-2 बार जा चुके हैं, जितनी योजनाएं लॉन्च करनी थी कर चुके हैं। आप स्थिति गंभीरता समझिए। अखिलेश यादव ने संकल्प लिया है कि वो एक विधानसभा में जाएंगे, जैसे गाजियाबाद गए, फिर कुंदरकी गए, नेक्स्ट ऐसे जाएंगे हर जगह। नॉर्मली अखिलेश यादव बाई इलेक्शन में निकलने में थोड़ा परहेज करते रहे, निकले भी तो एक आध बार गए चले आए, बट बड़ा इंटेंस कैंपेन कर रहे हैं। और इन्होंने इस बार कैंपेनिंग का और ग्राउंड पर नेतृत्व दिया हुआ है अपने चाचा को, शिवपाल यादव को। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सीट दर सीट शिवपाल यादव का मूवमेंट इस समय आप देख रहे होंगे। तो प्रतिष्ठा सबकी दांव पे लगी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड जैसे चुनाव के फुल फ्लेज असेंबली इलेक्शन पर भारी पड़ता है। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करोगे तो जन्नत में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन जहन्नुम जरूर पहुंचाने का काम कर देंगे। बटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं। वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे, हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। तो आज के दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता हैं। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता। सुनील शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और आरएलडी के काफ़ी करीबी और जयंत चौधरी के मित्र। केपी मलिक हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दुबे जी के भी दोस्त हैं, वो भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो हीरो वाजपेयी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प कर लिया है कि ये नारे के साथ ही उसे आगे बढ़ना है, और क्या आप ये मानते हैं कि ये पार्टी का नहीं, ये पर्सनालिटीज़ का चुनाव, ये बाई इलेक्शन हो गया है? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति उसको लीड करता है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं और अपोजिशन में अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। चुनाव में जो लोकसभा में हाल था कि पीछे कई पार्टियां दोनों दल के थी, इस चुनाव में भी यही हाल है। मुख्य प्रतिद्वंदी 2 ही पार्टियां और दोनों के पीछे सपोर्ट में कई पार्टियां होती हैं। कांग्रेस खैर उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के संकट से 34 साल से जूझ रही है, इसलिए उसको मैं नहीं मानता कि वो कोई सपा की मदद कर सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का फायदा जरूर सपा को मिला था, लेकिन इस उपचुनाव में कोई फायदा कांग्रेस का सपा को नहीं मिला। हाँ, ये चुनाव सीधा भाजपा वर्सेस सपा है, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, क्योंकि ये दोनों का नेतृत्व तो दोनों लोग कर रहे हैं और इन्हीं दोनों के उससे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और सपा के नेतृत्व के बीच में जनता को चुनना है कि किसको हमने रखना है, किसके लिए वोट देना है। तो मुझे लगता है कि सही बात है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल और आदरणीय योगी आदित्यनाथ और श्रीमान अखिलेश यादव के बीच का ही चुनाव है। तो अनिल दुबे क्या करें फिर, कैंपेनिंग बंद कर दें इनकी पार्टी? क्यों बंद कर दे अनिल? अरे आप इनका नाम तक लेने को तैयार नहीं हो, आप कह रहे हो कि ये बीजेपी सपा का है। देखिए ये ब्रजेश जी, आप नाम लेते, लीड कौन कर रहा है? मैंने कहा योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं। तो मैं लीड करने की बात मैं कह रहा हूं, मैं तो नहीं कह रहा कि वो लड़ नहीं रहे या वो चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तो मैंने नहीं कहा।
चुनाव जीतेंगे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। जो भी हमारे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, सब एक साथ है, चुनाव सब जीतते हैं। और अगर हारेगी अखिलेश यादव तो साथ में कांग्रेस भी हारेगी। ये 4 जून के जो परिणाम आए, क्या जो एक राजनीतिक विमर्श तय हुआ उत्तर प्रदेश का, विशेष तौर पर बीसीज और एससी में, मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी और शेड्यूल्ड कास्ट में, कि उनकी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का वक्त आया, क्या आपकी पार्टी यानी बीजेपी ऐसा कुछ दबाव महसूस करती है इस तरह के राजनीतिक विमर्श के परिवर्तन का? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का विमर्श करना चाहिए। मुझे लगता है लोकतंत्र में सभी को साथ लेने चलने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी का विचार है। जहां तक पिछले चुनाव की बात है, एक भ्रम फैला, आपने भी अपने अभी शुरुआती नोट में कहा कि आरक्षण और संविधान, और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति राजनीति को बहुत नजदीक से नहीं जानता, टेलीविजन मीडिया को नजदीक से नहीं जानता, उसको घबराहट होती है। अपना हक कोई भी खोना नहीं चाहता। यदि लगे कि उसके वजूद की लड़ाई है, उसके वजूद पे चोट होगी, तो घबरा जाता है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने वो जो साया लोगों के दिमाग में चढ़ा था उसे साफ किया। लोगों को बताया ये बांटने वाले, विकास को रोकने वाले, क्षेत्र, जाति, भाषा के आधार पर मत बटिए, विकास के नाम पर वोट करिए, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट करिए। आपको एक ऐसी सरकार मिलेगी जो आपका कार्य कर रही, जो लगातार अनवरत रूप से चल रही, जिसने तमाम चीजों में माइलस्टोन स्थापित किए। एक ऐसे नेतृत्व के साथ रही है भारतीय जनता पार्टी। अपने नेतृत्व, अपने विचार, सबको साथ ले चलने में सफल है। और मुझे लगता है आगामी उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में फहराएगी। आपने कहा योगी जी के नाम पर वोट दीजिए, दिल्ली वालों का नाम भूल गए या झटके में निकल गया? क्या चीज, किस चीज की बात आप कर रहे हैं? वही जो आपने बोला कि योगी जी के नाम पर वोट दीजिए, आपने दिल्ली वालों का तो जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल मैं अपनी बात पर स्टैंड कर रहा हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो काम किया है, उनकी नीतियां, भारतीय जनता पार्टी का विचार, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर वोट करिए। और सबका प्रयास भी जरूरी है। वो बटरे और कटरे की बात जो है वो सच है, और उसके सर आप बहुत स्मार्टली आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। आप जानते हैं मैंने क्या पूछा है, आप जवाब देने के बजाय उसको लंबा स्ट्रेच कर रहे हैं। आपने कहा योगी जी के नाम पर वोट दे दो। भी बिल्कुल सही दे रहा हूं कि हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। अरे दिल्ली वालों को भूल गए क्या, या मतलब झटके में निकल गया है सिर्फ योगी जी का नाम? नहीं साहब, ये झटका और हलाल के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते। धन्यवाद। मेरा सीधा वक्तव्य बहुत शुक्रिया। कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। नाहिद जी, ऐसा लगता है कि ये बटों के कटों के चलते आपकी पार्टी दबाव में है, तभी इस तरह के एग्रेसिव और पर्सनलाइज्ड कैंपेन आपकी पार्टी कर रही है। तो क्या इस नारे ने वाकई में ये जो पिछड़ा और दलित का ये जो एक विमर्श तैयार हुआ था, इसको थोड़ा दबाव में ला दिया है बीजेपी ने आप लोगों को? नहीं, वो तो ब्रजेश जी आपने खुद ही ओपनिंग स्टेटमेंट में बता दिया कि दरअसल बीजेपी परेशान हो गई 4 जून के परिणाम से, इसलिए इस तरह का नैरेटिव गढ़ा है बीजेपी ने, और ये एक्सपेरिमेंट कर रही है, रिस्क लिया, पॉलिटिकल रिस्क लिया। आपने खुद ही बता दिया, तो अब हमारे दबाव में आने की कहाँ से बात आ जाती है? अभी जो आप बात कहते, देखिए दो नेता हैं बीजेपी के, एक दिल्ली वाले नेता हैं और एक लखनऊ वाले नेता हैं। दोनों नेताओं ने एक नारा दिया, एक कह रहे एक रहो, दूसरा कह रहे बढ़ जाओ, बटो वटो, ये सब नारे दे रहे। तो जो दिल्ली वाले नेता हैं वो एक रहो का नारा दे रहे। अरे वो अपने परिवार को एक नहीं रख सके, एक परिवार, जो व्यक्ति अपने परिवार को एक नहीं कर सके, वो कहाँ से एक रहो का नारा दे रहे। और जो लखनऊ वाले नेता हैं, वो उनको ईश्वर ने जिस परिवार में पैदा कराया, उस परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप, यहाँ तक मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि देहांत में भी नहीं गए। तो वो जो अपने परिवार के साथ नहीं रह सके, वो बटने की बातें कर रहे हैं। तो पीडीए का क्या, पीडीए दबाव में है क्या बटोगे से? नहीं, इन सब बातों से किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने को मूर्ख बना रहे हैं या मीडिया को मूर्ख बना रहे हैं? क्योंकि पीडीए समाज यानी पिछड़े दलित आदिवासी तो अब गुमराह नहीं होने वाले। अब ये नहीं बहकेगा पीडीए समाज, 72% इनकी आबादी पिछड़े दलित आदिवासी, अब ये नहीं बहकेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज में जो क्रांति का बिगुल फूंक दिया, अब ये समाज जग चुका है, और ये जग चुका है, और ये अच्छे से जग चुका है। इसी से आप समझिए कि परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन होकर रहेगा ब्रजेश जी। आज नहीं तो कल ये राजनीतिक परिवर्तन होगा। प्रदेश से लेकर दिल्ली की
सत्ता की कुर्सी में यही पिछड़े दलित आदिवासी ही बैठेंगे, सत्ता की डोली के सवार यही बनेंगे, अब कहार बनेंगे बीजेपी आरएसएस। आप कह रहे बीजेपी कुछ कर नहीं रही। देखिए पीसीएस की वैकेंसी निकाली, आरओ की निकाली। नहीं अब वो आप कहेंगे कि प्रदर्शन हो रहा है। नहीं ये तो पर निकाली तो वैकेंसी। नहीं, वैकेंसी निकालने आरओ का एग्जाम तो करा रहे हैं। नहीं वैकेंसी आज किस प्रकार से प्रयागराज में लाठियों से पीटा है नौजवानों को, लाठियां बरसाई। लाखों नौजवान जो धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सत्ता में बैठे लोग लाठी डंडे बरसाएंगे। अभी नौजवान ही नहीं, इसी 9 सीटों के उपचुनाव में यही नौजवान जवाब पिछड़ा देगा। दलित वाला मुद्दा अभी रहेगा पीडीए वाला? नहीं, अब ये समाज तो जग चुका है, अब ये समाज जग चुका है। मैं तो यही समझा रही हूँ, आप इसी से समझे कि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कौन है? कांग्रेस। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दलित समाज से खड़गे जी हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमारे माननीय अवधेश प्रसाद जी, ये अयोध्या जी से जीते हैं, सामान्य सीट से जीते हैं, बहुत बड़े लीडर है, 50 साल का राजनीतिक जीवन है, बैरिस्टर है, ये सामान्य सीट से जीते हैं अवधेश प्रसाद जी। आप ये समझिए परिवर्तन आ रहा है। अब इसको आप अब ये सत्ता की डोली के सवार यही पिछड़े दलित आदिवासी बनेंगे। और मोहन भागवत जी ने तो पहले ही कहा, अभी कुछ दिन पहले कहा कि 2000 सालों से पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ जानवर से बदतर व्यवहार किया जा रहा है। आपने सुना ही वाजपेयी को उन्होंने कहा कि योगी जी के नाम पर वोट दो। नहीं, वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दिल्ली वाले इनके नेता, वो अभी बनारस में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, पिछले लोकसभा चुनाव में वो लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार जो है 2-2.5 लाख लोगों ने ये स्वीकारा कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दिया, उनका वोट परसेंटेज नीचे हो गया, उनको कम वोट मिले, जीत का अंतर घट गया, लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते। तो जो उनके अपने क्षेत्र में जो नहीं जीत पाया, उनके नाम से उनके क्षेत्र में वोट घट गया, तो वो कहाँ उनके नाम पे बीजेपी वोट मांगेगी? अब आप ये समझे ना कि जिस प्रकार से आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से पीडीए को परिभाषित किया, जन जन जान रहा है कि पीडीए मतलब पिछड़े दलित आदिवासी, ये पीडीए का मतलब है। और जिस प्रकार से अपमानित किया, तो ये मोहन भागवत जी की बात का तो पुष्टि हुई है कि हजारों सालों से 2000 सालों से पिछड़े दलित आदिवासियों को जानवरों से बदतर व्यवहार किया जा रहा है और अब भी व्यवहार किया जा रहा है। ये वही पीडीए समाज है जिसका जो है 5 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, धन्यवाद, गंगा जल से धुलवाया था, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मायावती जी वहां मुख्यमंत्री थी और वहां रही थी। अनिल दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंदिर गए कन्नौज के, उसको गंगा जल से धुलवाया, उसको गंगा जल से धुलवाया क्योंकि वो पिछड़े समाज से। बिल्कुल, आप दूसरे राउंड के लिए कुछ बचा लें। देखिए ना, 1 सेकंड, केवल 10 सेकंड और दीजिए। आज आप देखिए माननीय नॉर्मली पहले राउंड में इतना संकेत पर्याप्त होता है रुकने के लिए। नहीं, 1 सेकंड। आज देखिए माननीय अखिलेश जी गए कुंदर की, किस प्रकार से अपार जनसमूह उनको देखने सुनने के लिए, और लगभग 1 घंटे का उनका भाषण था और कितने सभ्य भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। सभ्य भाषा में करते हैं। दुबे जी, मैं तो हर तरह से पूछा वाजपेयी जी से, ये तो कह रहे हैं कि सीधे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, बीजेपी और सपा के बीच का चुनाव है। हालांकि मैंने देखी आपकी तरफ से उन्हें टोका, लेकिन ये उन्हें बोलना चाहिए कि भाई जयंत भी एक सीट पे लड़ रहे हैं, भले कितना केपी मलिक को परेशानी हो, लेकिन लड़ तो रहे हैं एक सीट पे। अब ब्रजेश जी, कहना चाहिए था उन्हें। आप लड़ाने की जितनी भी कोशिश करो, यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है। अब ना लड़ो, अब आप रजाई में सिर डाल दो, मेरे से क्या नहीं, आप जो है काफी प्रयासरत रहते हो, लेकिन यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको। हम सब लोग एक होकर के 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी, माननीय जयंत चौधरी जी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग जो है प्रचार कर रहे हैं, और 9 की 9 सीटों पर एनडीए मैं समझता हूं कि भारी रहेगा, और एनडीए के पक्ष में जनता का माहौल है, और लोग चाहते हैं अभी जो है एनडीए नहीं, बीजेपी नहीं, एनडीए लड़ रहा है। बीजेपी एक बार भी हमारे दोस्त हीरो वाजपेयी ने नाम नहीं लिया। नहीं, वो ये मैं हूं जो आपके लिए लड़ रहा हूं। नहीं, आप तो लड़ते ही रहते हो, वो तो हम सब लोग, उत्तर प्रदेश का दर्शक, देश का दर्शक सब जानता ही। क्या जानता है? आप लड़ते ही रहते हो उस लोगों के लिए, और नहीं लड़ते हो तो लड़ाने के लिए लड़ते रहते हो। तो वो बात तो ये तो आप अपनी खिसियाहट मुझ पर हमें काहे की खिसियाहट ब्रजेश जी, हम तो लड़ ही रहे हैं। हमारे साथ जनता है, किसान है, हम तो सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और वो दिखाई भी पड़ रहा है। और एक बात अभी आज अखिलेश यादव ने बड़ा ललकारा कुंदरकी में, बहुत ललकारा। नहीं, वो विपक्ष को ललकारना भी चाहिए, उनको क्या जो है उनको जो आलोचना करने का अधिकार
अधिकार है, उनको ललकारने का अधिकार है। अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो उनको ये सब करना ही चाहिए, उससे कहीं कुछ होने वाला थोड़ा है भाई। आरक्षण की अभी नाहिद जी कह रही थी कि अब लोग जाग गए हैं, पिछड़े और दलित जाग गए हैं। तो जो है लोकसभा के चुनाव में सोए हुए थे, कुछ जगह पे वो आपको सफलता मिल गई, अब वो जाग गए हैं, उनको पता चल गया कि आरक्षण पे और संविधान पे कहीं कोई खतरा नहीं है। मतलब ये जो जगह हैं आपके लिए जगह नहीं, वो हमारे लिए जग गए। अब वो जो आरक्षण और संविधान का नारा चल गया था पार्लियामेंट के चुनाव में, अब वो नहीं चलने वाला है। अब वो सब एनडीए के साथ आएंगे। अब एनडीए के जब आरक्षण और संविधान का मामला हमारे पक्ष में आएगा तो फिर चुनाव कहाँ है? चुनाव है ही नहीं है, एनडीए भारी रहेगा, एनडीए जीत करके आ रहा है। बीजेपी हमारा, हम तो एनडीए में है ना, तो हम तो एनडीए कहाँ एक बार भी कहा भाई ने, तो बताओ। अरे वो आप बात को पकड़ते हो, बात इतनी थोड़े पकड़ते। हैंडपंप भी तो लड़ रहा है वहाँ पे। वैसे आप टेक्निकली सही है कि एनडीए लड़ रहा है? नहीं, एनडीए है, हम तो एनडीए में हैं, एनडीए लड़ रहा है और एनडीए को जिताने के लिए हम काम कर रहे हैं। और किसी सीट पे नहीं गए चौधरी साहब? अब ये वो डिसाइड करें, जहां हमारी जरूरत होगी हम जाएंगे। और बगैर कहे हमारी पार्टी, चलो वो तो नहीं कहेंगे, संकोच में मैं कह देता हूँ, नहीं आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, अब वो ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे। हमारे लोग तो सब जगह लगे ही हुए हैं, हमारी पूरी पार्टी हर सीट पर हमारे। केपी मलिक रजिस्टर लेके आए हैं, सोच समझ के बोलना जो बोलना है। केपी मलिक जी पत्रकार हैं, पत्रकार का काम रजिस्टर रखना है, समीक्षा करना है, तो उनको करनी भी चाहिए, उसका हमें कोई वो नहीं है। अगर पत्रकार आप नहीं समीक्षा करोगे, वो नहीं समीक्षा करेंगे तो करेगा कितना? तो जगाते हैं, कहाँ जग रहे? अब आप जब पानी बंटवारा करने लगते हो तो वो हो नहीं सकता। ऑलराइट, शुक्रिया आपका दुबे जी, हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता है, हमारे साथ मौजूद हैं। सुधा जी, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं आपका तो कोई जनाधारी नहीं था, तो इसलिए आप लोग तो चुनाव से भाग गए। वैसे बात तो सही है, जिस पार्टी के पास 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और जिनका सबसे टॉप लीडर उत्तर प्रदेश में हो, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, खैर तो बीती बात हो गई, लेकिन इससे आपका कार्यकर्ता और आपका कैडर डिमोरलाइज्ड नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीट, जो कि 10 होनी चाहिए थी, लेकिन 9 पे हम लोग। सपा लड़ रही मैडम? सपा नहीं, सपा आपने सुना? लेकिन अभी जो हमारे अनिल भाई बोल रहे थे, एक हमारे यहाँ कहावत है कि जबरा मारे रोवन दे। बेचारे न कुछ रो सकते हैं न कुछ कह सकते हैं। चलो, इनको तो एक मिल गया, आपको कैसे मारा गया ये बताओ? नहीं, हमें मारा नहीं गया, हमारी सहमति आपको से, तो मुक्के हमारी सहमति से हमारे गठबंधन भी हमको बोलेगी। अब इनके मुंह से थोड़ा सा हंसी आई है। क्यों? अब इनकी सांस आई कि चलो हमारे खिलाफ भी तो पूछा। नहीं, मैं बता रही हूँ कि हंसी क्यों आई है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है जबरई, एक होता है थिथरई। तो जबरई भी की गई इनके साथ और थिथरई भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हंस के ही दिखाएंगे उस चीज को। और आप जानते हैं पहला राउंड। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से हमारे गठबंधन ने लोकसभा के चुनाव में इनकी थिथरई जो दिखती है, हर इनका प्रवक्ता बोलता है कि संविधान पे इन्होंने जो फैलाया, आपके नेताओं ने लगातार कहा कि संविधान बदलेंगे, वोट दीजिए, 400 पार कराइए, तो ये थिथरई कहते हैं कि हमने कहा ही नहीं। जनता ने वही पार्टी के नेता तो मुझे कहीं भी कैंपेन में दिख ही नहीं रहे हैं, कहीं प्रचार कार्य में एक सीसा मुंह छोड़ के कहीं नहीं दिख रहा। नहीं, इसके पहले हम लोगों ने सीधे लगातार संविधान बचाओ यात्रा में करते हुए हर जगह, हर सीट पे हमने किया है। अभी भी हम लोग सीट पे हैं, सब लोग साथ में। बताइए आपके कौन से नेता प्रचार में मिलके, मैंने कहा ना सारी ज्वाइंट कैंपेन एक बता दीजिए। चलेगा, होगा ब्रजेश जी, इसके लिए मुझे तो लगता है कि ये जो है ना, नहीं आपको मंच पे बुलाए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। मैडम आप बैकअप मत दीजिए, इनसे बात हो रही मेरी ना। मैं बता रही हूँ कि ये जो बैठे हैं, हाँ, ये जानते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में एक जगह मंच पे बुलाए हो, जिस तरह से हिंसक, हाँ, डॉली शर्मा को जरूर बुलाए थे, मैं बता रही हूँ, गाजियाबाद जब रैली वो थी। बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस प्रदेश में हिंसक होके कोई मुख्यमंत्री कटने की बात करे, वो बटने की बात करे, तो वहां पे एकता सबसे महत्वपूर्ण। भाई आपसे निपटने के लिए वो फार्मूला है उनका, निपटने के लिए साथ में है, वो जानते हैं, हम जानते हैं, गठबंधन जानता है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काटने वाले भी यही हैं और बांटने वाले भी हैं। लोग कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, इसका मतलब अभी तक हम बटे नहीं है, और हम बटे नहीं है, बांट ये रहे हैं, और हमें बांट ज्वाइंट कैंपेन से परहेज क्यों है? नहीं, कोई परहेज नहीं है। तो आइए बहुत जल्दी, बहुत हो सकता है कल परसों में आप देखें और उस पर डिस्कशन करें। कितना टाइम बचा है? नहीं, टाइम से नहीं होता, हो सकता है आपको न कहना हो, न बोलना हो, लेकिन मायूसी है आपके नेताओं में? नहीं, जो संगठन के स्तर पे हम एक साथ हैं, गठबंधन 9 पे 9 जीतने की पूरी कोशिश में, और हम जीतेंगे, क्योंकि 10 पे तो ये हारने की पूरे उसमें थे, एक उन्होंने होने नहीं दिया, उनको छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, जबरी और थिथरई में क्या ही करेंगे, जबरा हमारे रोविंदे, बहुत धन्यवाद, कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील शुक्ला जी मेरे साथ बहुत ही जाने माने पत्रकार कनेक्ट हैं, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए, इस बार का चुनाव तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि
दो टॉप पर्सनालिटीज़ के बीच का चुनाव है, एक जगह बटेंगे तो कटेंगे और दूसरे पीडीए यानी जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ हैं। आपको क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 जून के बाद का उत्तर प्रदेश और यहाँ का जो राजनीतिक विमर्श है उसमें क्या परिवर्तन आया? धन्यवाद ब्रजेश जी। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अगर 7 साल में उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने विकास किया है, तरक्की किया है, लोगों के जीवन में तब्दीलियां लाई हैं, किसानों को प्रभावित किया है, शिक्षा के नए अवसर खोजे हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ के निकलते हैं उनके रोजगार के अवसर मिले हैं, तो फिर आपको बटेंगे कटेंगे के नारे की आवश्यकता क्यों? आपको तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी। और अगर आपको आवश्यकता है तो फिर पीडीए क्यों बटेगा? सवाल है जिस आधार पर पीडीए जुड़ा रहा और जिस आधार पर उसने 2024 के चुनाव को प्रभावित किया, उसमें विभाजन के कारण क्यों बनते हैं? संविधान का जो मुद्दा था कैसे खत्म हो गया? अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, तो इस देश का कौन सा नागरिक मान लेगा कि आप हिंदू संविधान के पक्ष में हैं? हमारा संविधान तो हिंदू मुसलमान की बात करता नहीं। जो संवैधानिक सुरक्षाएं पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को, अल्पसंख्यकों को या धार्मिक रूप से पिछड़े लोगों को, भाषाई रूप से पिछड़े लोगों को हमारा संविधान सुरक्षा देता है। अगर आप उसकी सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तो कैसे कोई मान लेगा कि आप संविधान नहीं बदलना चाहते? सवाल तो इस बात का है ना। अगर आप आरक्षण के पक्ष में नहीं है या आरक्षण को आप मजबूती से लागू करते हुए नहीं दिखेंगे, आपने कहा कि अभी पीसीएस और आरओ की तमाम वैकेंसीज आई हैं, तो पहले भी बहुत वैकेंसीज आई थी, वो विद्यार्थी आंदोलन पे। आप सोचिए कि परीक्षा कल होने वाली है और यहाँ का जो विद्यार्थी है, वहाँ का जो अभ्यर्थी है, वो सड़क पर धरना दे रहा है। यह निर्णय नहीं हो जाना चाहिए था। विद्यार्थियों की क्या मांग है? विद्यार्थियों की मांग केवल है कि आप एक पाली में परीक्षा कराइए। आप कहते हैं कि नहीं, हम 2 पाली में परीक्षा कराएंगे, और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो विद्यार्थी जिसको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए थी, वो परीक्षार्थी सड़क पर लाठी खा रहा है। कौन सी सरकार है ये? इस सरकार को क्या आप कह सकते हैं कि जो विकास के बारे में सोचती है? इस सरकार के बारे में लोगों की आम धारणा यह बन सकती है कि वह बेरोजगारी को दूर करना चाहती है। आप इस सरकार के बारे में यह सोच सकते हैं कि जनमानस यह मानेगा कि यह सरकार केवल और केवल कल्याण के लिए है। एक ब्रॉडर हिंदू एकता की बात सरकार करती है, दैट इज बटोगे तो कटोगे, ब्रॉडर हिंदुत्व। बात बिल्कुल कहना सही है आपका ब्रजेश जी। अगर एक दलित समुदाय का लड़का अपने आपको हिंदू मान ले, तो क्या उसके रोजगार के अवसर बढ़ गए? क्या उसका आरक्षण सुरक्षित हो गया? या जो ब्रॉडर हिंदुत्व की बात कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह सवाल तो पैदा होगा ना। सर, पहले अपने धर्म पर हमें गर्व करना सीखना चाहिए, ये सिखा रही बीजेपी कि पहले प्राइड करो कि यू आर हिंदू। नहीं, सवाल इस बात का है कि हम ये गर्व आप सिखाने के लिए कुछ भी सिखाएं, हम उसको कितना स्वीकार कर पाते हैं। ये दलित समुदाय तो ये जानता है इस राज्य का। आप यह बीजेपी कहती है कि अंबेडकर को कांग्रेस ने चुनाव में हराने का प्रयास किया, तो बीजेपी ने कौन कांसीराम को लोकसभा में भेजने की कोशिश की? 1981 में कांसीराम समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के सौजन्य से ही तो लोकसभा में गए। आप सवाल लेने कि किसी समुदाय के लिए अगर आप करते हुए दिखेंगे तो आपको इस तरह के नारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बटोगे कटोगे क्यों 4 जून के बाद ये लाने के पीछे कारण केवल यही था कि आपका जो हिंदुत्व का नारा था, ध्रुवीकरण का नारा था, वो सफल नहीं हुआ। और वह इसलिए सफल नहीं हुआ कि 10 साल के बाद आप ध्रुवीकरण की कोशिश सफल नहीं हो सकते। 10 साल सत्ता में आप केंद्र में हैं, 7 साल से सत्ता में आप राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको गवर्नेंस की बात करनी पड़ेगी। जो लोगों के सवाल हैं, अगर आप उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आप बटोगे और कटोगे। क्या आप सहमत नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे जैसा चीफ मिनिस्टर क्लेम करते हैं, आज भी क्लेम किया 2023 जन्नत नहीं जहन्नुम? आप ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। जहन्नुम में भेजने का अधिकार जो है वह मुख्यमंत्री को है कि न्यायालय को है? आप देखिए जितने नारे हैं विजय जी, बटोगे कटोगे, इससे बीजेपी का जो समर्थक है वो खुश है। लेकिन इस नारे से बीजेपी का जो समर्थन वर्ग नहीं करता है वो जुड़ जाएगा बीजेपी के साथ, मुझे इसमें संदेह नजर आता है। ऑलराइट, शुक्रिया आपको अगर नए या आपसे जो मतदाता भटका हुआ है, हट गया जो लोकसभा के चुनाव में, वह लौट करके चला आएगा इन नारों के साथ, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों ब्रॉडर हिंदुत्व की आउटलाइन पे क्या ये पिछड़ा और दलित नहीं लौटेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो उनके सवाल है, जो उनके अगर हिंदुत्व के सवाल पर लौटा तो 2014 में लौटा था, लेकिन 2014 से लेकर के 2024 तक उसकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी होती हुई नहीं देखेंगी।
हिंदुत्व के नारे पे लौटे हुए किसानों को 1 साल तक धरना देना पड़ा दिल्ली के बॉर्डर पर। क्या ऐसी कोई हुकूमत आपने देखी है जिसकी सरकार चुनी हुई सरकार हो और किसानों को मजबूर होकर के 1 साल तक सड़क पे बैठा पड़े, गर्मी बरसात जाड़ झेलते हुए, और आप कहें कि हिंदुत्व के नारे पे आप लौटाइए? यह समुदाय क्यों लौटेगा? वो लोग जो समाज का सशक्त वर्ग है, अगली पंक्ति का व्यक्ति है, जिसको अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए किसी के पास नहीं जाना है, वो लौटेगा। उसको राष्ट्रवाद का नारा अपील करता है, उसको धर्म का नारा अपील करता है, उसको हिंदुत्व का नारा अपील करता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए, जो अपने सामाजिक स्थितियों में बदलाव चाहते हैं, वो सरकार से चाहते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आए। आपने कहा कि आपने बड़े कि राष्ट्रीय लोकदल को इस चुनाव से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 सीट तो आपने दी है। ब्रजेश जी, उम्मीदवार किस पार्टी का है? वो नेता किस पार्टी के हैं? चुनाव चिन्ह तो निश्चित रूप से आरएलडी का है। सवाल इस स्थिति उनके सामने भी है, चूंकि आप चुनाव चिन्ह हमारे पे लड़ेगा, उसके बाद दुबे जी को बोलते नहीं। हालत भारतीय जनता पार्टी के सामने जो क्षेत्रीय दल है, सोचिए कि महाराष्ट्र में 19 भारतीय जनता पार्टी के नेता शिंदे गुट से चाहे अजीत पवार के गुट से चुनाव लड़ रहा है। 19। यह भारतीय जनता पार्टी का रवैया है अपने सहयोगी। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सर। मेरे साथ केपी मलिक साहब मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को खैर बहुत अच्छे से समझते हैं। मलिक साहब शुक्रिया। मैं सोचा इन सब की ओपिनियन लेके तब आपके पास चला जाए तो आप ज़्यादा उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो सर बताइए कि क्या माहौल चल रहा है इस समय, और ये जो नारे चल रहे हैं, बटोगे कटोगे जीतोगे तो जुड़ोगे, पीडीए वर्सेज हार्ड हिंदुत्व जो नारे चल रहे हैं, इनका ग्राउंड पर एक्चुअली क्या इम्पैक्ट है? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो जो मैं आपकी पिछली डिबेट में बैठा था और आपने एक सवाल मुझसे किया था कि मीरापुर की सीट पे क्या स्थिति रहेगी, और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि सिंबल आरएलडी का रहेगा और कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। तो मुझे लगता है कि अनिल दुबे जी को और आपको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए जी कि पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि लोग कहते बताते नहीं है। खैर, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं सुनील शुक्ला जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस कटोगे या बटोगे का फायदा नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है, इस पे बहुत रिसर्च की है और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है, मैंने आपको भी भेजा है। योगी जी का कद इस नारे के बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में बढ़ा है। और अगर आप विकास की बात करते हैं तो शुक्ला जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, तमाम यहाँ लोग जो बैठे हैं सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र की सरकार ने भी बहुत विकास किया है और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार ने भी विकास किया है। फिर इस नारे की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि इस नारे के बिना भारतीय जनता पार्टी का गुजारा नहीं है और उसका सजीव उदाहरण आपने हरियाणा में देखा है 35-1 के तौर पे, कि एक जाति को उन्होंने एक तरफ रख दिया और बाकी को अलग अलग बांट दिया और उसका रिजल्ट आपने हरियाणा में देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद है। आप अगर मुस्लिम समाज की बात करते हैं, एक भी कारण आप ऐसा नहीं गिना सकते कि कहीं इन्होंने कोई ऐसी योजनाएं बनाई हो जो योजनाओं से फायदा हिंदू को होता हो और मुसलमान को ना होता हो। तो ये इस तरह की राजनीति, हिंदुत्व और अपना जो एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का रहता है उस पर वापस लौटी है। और ब्रजेश जी, हमें यह समझना होगा कि योगी जी के इस नारे से विपक्षियों के खेमे में ही हड़कंप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली का, कहीं ना कहीं वो भी सत्य में है, उसको भी लगाया। तो क्या ये हीरो वाजपेयी जी इसीलिए योगी जी के नाम पर अकेले वोट मांग रहे हैं? मैं 3 बार पूछा। हीरो वाजपेयी जी समझते हैं कि योगी जी का नंबर आ गया है दिल्ली जाने का और इसीलिए नारा दिया है। और दिल्ली वाले खुद सत्य में है कि ये तो रेस में हमसे आगे बाबा निकल गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा हमारे दिल्ली वाले मामले में कर लें और हरियाणा आप और तो कहीं और बल्लम फेंक रहे हो। नहीं, बिल्कुल आपको आने वाले समय में ये चीजें दिखेंगी, आपको आने वाली ये चीजें दिखेंगी। भारतीय जनता पार्टी का गुजारा इस तरह के नारों, इस तरह के शाम धाम दंड भेद के बिना गुजारा हो ही नहीं सकता। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी विकास में जीतती तो शुक्ला जी ने बहुत अच्छा कहा, जरूरत ही नहीं थी इस नारे की, क्यों लाया गया? इस तरह के नारे और आएंगे। आपको याद करना चाहिए योगी जी के तमाम नारे पिछले चुनाव में कि जिनको यहाँ नहीं रहना है वो पाकिस्तान चले जाएं। कई सारे उनके नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ योगी जी वन लाइनर बहुत मारते हैं, मतलब वो जो सटीक हेडलाइन बने वन लाइनर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसी और अखिलेश जी के भी भाषण बदले, वो भी वन लाइनर दे रहे हैं।
दोनों लोग की शैली देखिए। जी, मैं ब्रजेश जी आपको एक चीज और बताता हूं कि महाराष्ट्र में जितने पत्रकारों से हमारी बात हो रही है, वहां पे डिमांड है योगी जी की, प्रधानमंत्री जी की डिमांड नहीं है, अमित शाह जी की डिमांड नहीं है, वहां पे डिमांड है योगी जी की, और दूसरे नंबर पे गडकरी जी की डिमांड है। अरे तो सर, वाजपेयी जी को कल मुख्यालय भी जाना है अपनी पार्टी की। आप नहीं, देखिए हीरो वाजपेयी जी अपनी पार्टी का तो ऐसा कर रहे हैं, हमारे मित्र अनिल जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, इन दोनों की मजबूरी है अपनी पार्टी का पक्ष रखे, लेकिन विश्लेषण करना, सही बात को आप तक पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है, ताकि जनता को भी पता चले। सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को भी हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, अब प्रचार बहुत इंटेंस है, बस एक हफ्ते का वक्त और बचा है अब चुनाव प्रचार में। ग्राउंड पर क्या पोजीशन है, और ये बटोगे तो कटोगे, पीडीए जीतेंगे जुड़ेंगे, इनका इम्पैक्ट क्या है, और क्या वाकई में इस बार ये दो टॉप पर्सनालिटीज का चुनाव है? बिल्कुल, देखिए एक सीधा चुनाव है, उपचुनाव 9 सीटों का, और आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के लिए एक टॉप अप कराने वाला चुनाव होगा कि अगर वो बेहतर पोजीशन में आती है तो पार्टी में एक नई जो है ऊर्जा आएगी, और 2027 के लिए जो उस पर उंगलियां उठ रही हैं उस पर लगाम लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह ब्रजेश जी, जब जब सीधा चुनाव होता है, अगर वोट बंटता नहीं है, भाजपा और सपा सीधे लड़ रहे हैं, तब जातीय समीकरण के हिसाब से भाजपा की राह बहुत कठिन है। खैर और गाजियाबाद को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी जो सीटें हैं, चाहे करहल है, कुंदरकी है, कटेहरी है, मीरापुर है, मझवा, सीसामऊ, ये रास्ते जो है बड़ी बाधा है बीजेपी के लिए, और अगर 6 से कम जीते तो ये माना जाएगा कि योगी सरकार की पोजीशन कमजोर है, ये भी साफ है। तो बीजेपी को 6 सीटें कम से कम जीतनी होंगी, इसीलिए ये चुनाव कटोगे बटोगे, माफिया, जहन्नुम, बबुआ, भगवा, तमाम सारे शब्दों को लेकर आ रहा है। जिससे काम बने उससे बना लो, क्योंकि इस देश की जनता को यही चीज पसंद है, वो इसी पर वोट भी करेगी। और आजकल वैसे प्रदेश में बुआई चल रही है गेहूं की, लेकिन खाद का संकट भी है। ये सब मुद्दे गायब हैं चुनाव से। इस चुनाव में भी बस जीत हार का पैमाना हिंदू और मुसलमान ही रह गया है। छात्रों का आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन उन सब पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम पहनावा और धार्मिक आधार पर चीजों की ओर मुड़ जाते हैं तो ये सब खाना पीना, जीवन, नौकरी, रोजगार छोटा लगने लगता है। भावनाएं इतनी उफान पर आ जाती हैं कि बाकी सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। ये एक नाजुक स्थिति है। भाजपा को अपनी सीटें बढ़ानी होंगी, 6 से कम उसकी जीत को उसकी हार के तौर पर माना जाएगा जी। ये वो अभी से बात को समझ ले। भाजपा के लिए एक और कहा जाए तो खराब सूचना यह है कि बसपा ने 9 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाया, लेकिन उसकी न तो कोई बड़ा नेता कहीं प्रचार करने जा रहा है और न ही उसकी कोई चर्चा हो रही है। तो पता नहीं कितना वोट बसपा पाएगी, तो भाजपा को कुछ राहत मिल सकती थी। तो ये समीकरणों के आधार पर चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। इसी वजह से ये नारे आगे आए हैं जी। अब हरियाणा के बाद मनोबल बढ़ा है। यूपी अगर जीत ले गए अच्छे से तो फिर दिल्ली, बिहार, आगे का जो रास्ता है वो बीजेपी के लिए और आसान होगा। अब इसमें कितनी वो आगे बढ़ पाएंगे ये तो परिणाम 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन बात मीरापुर की अभी आई थी। दुबे जी गन्ना के भुगतान के लिए हमेशा बहुत परेशान चिंतित रहे हैं। आज किसानों का भी मामला आ गया, इस पर भी शायद वो कुछ बोलेंगे, उम्मीद की जा रही है। लेकिन जब विपक्ष में थे तो बहुत बड़े बड़े बदलावों की बात करते थे, सत्ता में आने के बाद खुद बदल गए, बदलाव भूल गए। तो ये एक बड़ा राजनीति का एक ऐसा कहा जाए कि मुंह बदलने वाला, फेर लेने वाला सिस्टम बनता जा रहा है, जिसमें
हकीकत को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। और आप भी बेचारे दुबे जी को दबोच लिए। अरे इनकी जान जी, छोड़ो, इनको बेवफा कह दें कि इनको ये क्या तो कहने सोचते हैं वाला, कहाँ फंस गए आज। क्या 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 कह दिया जाए कि वादा खिलाफी कह दी जाए जी कि भाई कुछ तो पूरा करो, किसानों की पार्टी का मामला है। एक नारा आया था जी कि 27 का नारा निषाद बनेंगे सहारा, लेकिन जब से प्रत्याशी नहीं आए तब से निषाद की चर्चा गायब हो गई। और पीले गमछे वाले भी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, बीच बीच में उनकी चर्चा आती है। तो बहुत साफ है कि ये चुनाव इस भारत की तकदीर को उत्तर प्रदेश से लिखेंगे और ये बताएंगे कि मेरा भारत क्या वाकई में महान है या मेरा भारत क्या चाहता है। सुनिएगा कि ये कैसा हिंदुस्तान है, नेताओं के ऊपर है कि यहाँ टूट कर बिखर रहे झुग्गी और मकान और सियासत फिर भी कह रही कि मेरा भारत महान। पहले कभी ऐसा तो न था, ये वतन हमारा, मिलजुल कर यहाँ पर रहते थे सभी इंसान, वो हमको एक दूसरे से खतरा बताते हैं। खतरे में उनकी कुर्सी है, ना कि हिंदू और मुसलमान। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट देने के लिए और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, अपोजिशन को लगता है और पत्रकारों को भी ये लगता है कि आपके पास बताने के लिए कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है, इसलिए आपने बांटने के मकसद से, डिवाइड करने के मकसद से इस नारे से अपने कैंपेन का आगाज़ किया, जिसका नाम है बटोगे तो कटोगे। देखिए ब्रजेश जी, एक बार पहले भी मैं आपकी डिबेट में था, हमने कहा कि केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रसार। 100% समाज, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबके लिए सरकारें कार्य करती हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। जहां चुनाव है, हर राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता, अपनी नीतियां बताता, अपने कार्य बताता, अपना विचार बताता। और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी तो विचार आधारित पार्टी है, तो अपना विचार बताता और उससे वोट मांगता है। तो हम वोट बैंक, जो वोट बैंक है, जो समाज में लोग हैं, वो एकत्र होकर वोट डालते हैं। हम उनके पास अपनी शैली लेकर जाते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, हम अपने विचार कहते हैं, हम अपने कार्य भी कहते हैं। मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में कोई भी चुनी हुई सरकार कार्य नहीं करती, चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की रही। हर सरकार कार्य करती है, किसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, किसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता। अभी आप आदरणीय मोदी जी की सरकार के बारे में तमाम टिप्पणियां हो रही थी। अटल जी का एक सेकुलर फेज था, सरकार उनकी भी चली, विकास कार्य जोरदार हुए और रिजल्ट, क्योंकि वोट एक नकारात्मक वोट है देश के अंदर, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो हराएगा उसके वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे नकारात्मक वोट से सतर्क है। हम सर, ये नकारात्मक लोग कौन है आपके हिसाब से देश में? वोट जब आधारित है तो हम भी ब्रजेश जी मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आपकी हर बात का जवाब दूंगा। पर हम अब सतर्क हैं। हम जो जाति को, वर्ग को और भाषा को और विभिन्न क्षेत्रों को बांट करके इधर उधर वोट डलवाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमने सतर्क किया है, उन्हें हमने एक रहने का संदेश दिया है, उन्हें हमें नेक रहने का और सेफ रहने का संदेश दिया है। और मुझे लगता है यही नारा विपक्ष को बौखलाए हुए, और पत्रकारों में भी आप कह सकते हैं लोगों के पक्ष हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयानबाजी करता है तो विपक्ष कहता है कि तो भारतीय जनता पार्टी वाले, ऐसे ही कुछ विपक्ष के खेमे में रहते हैं। सवाल आप भी कई बार विपक्ष को नकल कराते रहते हैं, अभी भी आज आपने सपा को नकल कराई थी। तो ऐसा रहता है। अरे 2 नकल आपको भी कराई थी, आप पकड़ नहीं पाए। वर्ग रखे कि इस वर्ग को वोट, 1-2 नकल आपको भी कराई थी आप। मैडम प्लीज बीच में बोलो। आप देखिए नकल के लिए अकल चाहिए। आप भी जानना है कि आप बहुत पुराने पत्रकार हो, मेरा भी अनुभव कम नहीं है। मेरा भी, मुझे क्या पकड़ना और क्या नकल करना है इसका मुझे बहुत अनुभव है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपने कहा कि नकारात्मक, लेकिन भारतीय जनता
भारतीय जनता पार्टी अपने जो वोट Thank भारतीय you. जनता पार्टी की तरफ आएंगे, उनके बीच में जा रही है, उनके लिए कार्य कर रही है। और लटनायक जी आप मुझे बताएं कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि समाज एक रहे, बटे ना, और नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ, नकारात्मक हालांकि वो किसको कह रहे थे मैंने कई बार पूछा पर बताए नहीं, बट ऑब्वियस है कि आप लोगों को ही कह रहे हो। नहीं, नकारात्मक तो नेगेटिव तो इनके खुद के अलायंस में है। एन का मतलब एनडीए का मतलब एन से नेगेटिव का मतलब नेगेटिव हुआ, और वहीं पीडीए का मतलब पी मतलब पॉजिटिव हुआ। तो हम तो सकारात्मक राजनीति करते समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, और ये एनडीए बीजेपी ये नकारात्मक राजनीति करती है। और जो बंटने की बात करें तो हजारों साल से तो बीजेपी आरएसएस के पुरखों ने शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह से शोषण किया पिछड़े दलित आदिवासियों का। 7,000 जातियों और 25,000 उप जातियों में किसने बांटा? उनसे पूछो, ये बीजेपी पड़ोस और में। आरएसएस के पुरखों ने बांटा ना। मैं अभी सुन रही थी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील शुक्ला जी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने विश्लेषण किया। मैं उनकी बात का पूर्णतः उनकी बात से सहमत हूँ। एक सच्चे भारतीय, और उन्होंने भारत के बारे में सोचा, भारत के विकास के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपनी सारी केपी मलिक साहब भारत के पाकिस्तान के बारे में तो हरियाणा, और मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन जो आपके स्टेट हेड मतलब शुक्ला जी जो है वो भारत के हिसाब से सोच रहे हैं, और केपी मलिक जो है तो जो मैं पाकिस्तान के लिए। मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ, मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ। नहीं, कोई मीठा मीठा वास्तविकता पर आधारित बात है। जनमानस भी यही कहेगी आज आपका डिबेट देखने के बाद। और जो आपके स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने तो स्पष्ट बता दिया कि बहुत कठिन रहा है बीजेपी के लिए, बड़ी बाधा है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार आपके लिए भी बहुत कह ज्यादा रहे हैं, कमजोर है, हमारे लिए कुछ नहीं कहा, हमारे लिए कुछ नहीं कहा। यहाँ तक बताया कि बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और जो आप केपी मलिक साहब की बात कर रहे, वो बात कर रहे थे हरियाणा की। अच्छा जी, हरियाणा पे तो आप लोग बात कर लेते हैं, लेकिन कश्मीर की क्यों नहीं बात करते? क्या कश्मीर को मीडिया या पत्रकार या बीजेपी वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानते? हम तो समाजवादी कश्मीर को भारत का मैडम, अभिन्न थोड़ा सा हिस्सा वक्त की मानते। कमी है, मैं समय बचा तो आपको फिर दूंगा। मैं एक सेकंड केवल ले लीजिएगा, अगर बचेगा टाइम तो दे देंगे। केवल एक सेकंड। बीजेपी महाराष्ट्र की कटु की बात करी, वहां तो बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने साफ बता दिया कि बकवास नारा बटोगे कटोगे। अजीत पवार जी ने मना कर दिया, कहा ये बकवास नारा यहाँ चलेगा ही नहीं। तो इनके नारे को तो दुबे जी आप मुझे बताइए कि जो ऑब्जर्वेशन अभी शुक्ला जी और केपी मलिक साहब दे रहे थे, ये लोग इनके ऑब्जर्वेशन से सहमत हुआ जाए? अब नहीं देखिए, शुक्ला जी जो ऑब्जर्वेशन दे रहे थे वो ये भूल गए कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं। जो भी, चाहे शौचालय हो, चाहे मकान हो, चाहे वो गरीबों का राशन हो, हर चीज तो सरकार सभी को दे रही है। तो उसमें कहाँ भेदभाव हो रहा है? काम तो हो ही रहा है। आपको जो दिख रहा है शुक्ला जी को क्यों भाई, महंगाई, शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, सारी व्यवस्था तो सरकार सभी के लिए कर रही है। आप केवल एक नारे पे नारा मान लो, कहीं नारा कहीं आ गया, आप कोऑपरेट करें, आप बीच बोले, नारा कहीं आ गया, बांग्लादेश के प्रसंग में नारा आ गया, आपने पकड़ के आप उस पर बैठे हो। काम भी तो हो रहा है, काम क्या नहीं हो रहा है? किसानों के लिए काम नहीं हो रहा है क्या? किसानों को उनकी फसलों का मूल्य मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र जी कह के गए कि हम, वीरेंद्र जी हमको कह रहे थे कि बेवफा कहें, ये कहें। अरे हम बेवफा थोड़े हैं, किसानों के लिए हम काम करने गए हैं। और अभी आप देखिएगा कि गन्ने का मूल्य 400। दोनों लोग शांत हो जाए। सुधा जी आप मुझे बताइए, देश में किसानों को कांग्रेस के लिए चुनाव तो लड़ा नहीं, अब आपकी पार्टी का आगे क्या कैंपेन है? काम हो रहा है, दोनों लोग अगर कहा जो है मुद्दे नहीं है, काम तो सरकार कर ही रही है। दुबे जी हो गया, शुरू करिए। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचे हैं? अगर आप इस तरह से एक्टिवली चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर कैडर क्या करेगा? मैंने पहले भी कहा था कि हम गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटों पे जीत रहे हैं, और जब जीतेंगे हैं तो आप ही कहेंगे कि हाँ, हमारे संगठन ने, हम सब ने मिलकर अपनी जीत को सुनिश्चित अच्छा, किया। थोड़ी नकल करा देते हैं भाई, इनका साथ तो दो। नहीं, साथ नहीं, इनका नकल साथ क्यों नहीं दे रहे हो? नकल नहीं, हम साथ में हैं। अब इसके पहले आपने जिनको नकल करने की कोशिश की, कर भी नहीं पाए, तो वो साथ कैसे रहते हैं आप जानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। बात यहाँ पे, अरे दोस्त है हमारे, क्यों नहीं करा सकते नकल? कराइए कराइए। अभी तो ने कहा दुबे जी को कितनी नकल कराते हैं, देखो। हमारी तो कॉपियां पकड़ा कर नहीं, इनकी कॉपियां पकड़ी गई, कॉपी मैंने पकड़ी। मैंने कहा कि सबको बराबर मिल रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहे। अरे दुबे जी हो गया, एहसान नहीं कर रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वाड लगाए दुबे जी। ब्रजेश जी उन्होंने कहा कि सरकारें सबको बराबर दे रही हैं, कोई एहसान कर रहे हैं क्या? थैंक यू। सरकार चुनी गई है आपका सबके मैडम, आज थोड़ा सा वक्त की कमी है तो हमारे पास दो और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं लोग। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। आपको काम करने के लिए चुना गया है। धन्यवाद मैडम। शुक्ला जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनिल दुबे ने आपको तो जवाब दिया है। आपको सर बताना चाहिए, सर कह रहे हैं इतना तो काम हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है?
नहीं, सबको दिख रहा है। सवाल है कि अगर काम हो रहा है, इन्होंने क्या कहा, दुबे जी के बात से मैं सहमत हूं कि सरकार के जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, योजनाएं, उसका लाभ सबको मिल रहा है। लोग भी यही चाहते हैं कि सबको लाभ मिलता रहे। ये संविधान के संकट का सवाल क्यों पैदा हुआ? क्यों लोग चाहते हैं कि जो सब सरकार के कामों का लाभ सबको मिल रहा है वो मिलता रहे? क्यों नहीं? डर क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी सबको अपने संगठन में शामिल नहीं कर रही है। इस सरकार में एक अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। इतने बड़े राज्य का विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कौन है? दानिश अली है नहीं क्या उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर? अच्छा, दानिश अली उम्मीदवार की बात कर रहा हूं दुबे जी, मैं केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार की बात कर रहा हूं। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में, हम लोग चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, उसी की बात कर रहा हूं ना। तो लोगों के डर का डर यही है कि जो इस संविधान के तहत लोगों को सुरक्षा मिली हुई है वह मिलती रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच इसके विपरीत है। वो ये कहती है कि आप बटोगे तो किससे आप बचाना चाहते हैं? अगर आप घुसपैठ, अच्छा, आप लोग संकोच कर रहे हैं, नहीं कह रहे, मैं बता दे रहा हूं मुसलमानों से। ठीक है, वो तो सबके समझ में आ रहा है। हम तो ये पूछ, ये सबके बात समझ में आ रही है। अब आप अगर जो भी समझ लो, का सवाल भाई जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तैसी, आप क्या समझ रहे हो? ये हम इसको समझाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हम लोग तो जो कह रहे हैं कि भाई संगठित रहो, एक रहो, हैं? हम लोग तो अच्छा, आप बोलने तो दो, आप बोलने दो। हाँ, बोलिए शुक्ला जी। बिल्कुल सही। नहीं, अगर आप मान लीजिए घुसपैठ की बात कर रहे हैं झारखंड में, तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप हेमंत सोरेन की। तो कटोगे। 10 साल सत्ता में रहने के बाद पुलिस आपकी, फौज आपकी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल आपके, केंद्रीय जांच एजेंसियां आपकी, और उसके बाद ही हम कटेंगे। ये आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया दुबे जी से, ये सिलेबस में नहीं था। वो तो हम लोगों को जिसका तो वाजपेयी जी बैठे हैं उनसे पूछिए, वो जवाब। क्यों आप क्यों नहीं दोगे? आप क्यों नहीं दोगे? अच्छा, नहीं, अब वो नहीं, आप क्यों नहीं? अगर मान लो वाजपेयी जी कहीं गिर गए तो बंदूकें तनी उनके ऊपर, और आप कवर फायर नहीं दोगे? वो सक्षम है जवाब देने में। उन्होंने बीजेपी ने बोल उनका रखा नाम है है, ना, वो जिले आप के कवर नेता, फायर नहीं डेढ़ दोगे। जिले की पार्टी, अब जब इसलिए फंस उससे जाएगा ज्यादा बोलेंगे नहीं वो। वाजपेयी जी से जवाब ले लो। अरे भाई, आप क्यों नहीं दोगे? बोल दिया ना, डेढ़ जिले के नेता, डेढ़ जिले की पार्टी, इसलिए वो कहाँ, जहाँ फंसवाना है वाजपेयी जी को ठेल दो, और बाकी जहाँ मीठा वहाँ खा के कट लिए। ओके, ऑल राइट। मलिक साहब, आप मुझे बताइए कि सर, ये जो विशेष तौर पर मीरापुर, गाजियाबाद, खैर और कुंदरकी, ये 4 जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं जो पश्चिम में, जिस पर इस पर काफ़ी ज़बरदस्त मसला चल रहा है, आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी है? देखिए ब्रजेश जी, इन सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर फिलहाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। जैसे कि हमें पहले लग रहा था कि मायावती का भी कुछ असर होगा, वो चुनाव में उतरेंगी। वीरेंद्र जी ने भी हमारी बात की तस्दीक की है, तो वो दिखाई नहीं दे रहे कहीं। और दूसरा, जो कुछ सीटों पे चंद्रशेखर लड़ रहे थे, उन्होंने समर्थन समाजवादी पार्टी का कर दिया है, तो टक्कर दोनों में है। और यहाँ पे मुझे इन तीनों सीटों पे समाजवादी पार्टी स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लास्ट में क्या शाम दाम दंड भेद कर जाए या क्या कोई ऐसी रणनीति ले आए जिससे उनको सफलता मिल जाए, वो भी देखना होगा। लेकिन मैं ब्रजेश जी यहाँ जिक्र थोड़ा सा दुबे जी पे जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। दुबे जी की पार्टी लड़ाई लड़ती है, जयंत चौधरी लड़ाई लड़ते हैं किसानों की। किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है, किसान हड़ताल कर रहे हैं। किसानों का दुर्भाग्य देखिए, उनको गेहूं की बुआई करनी है, फसलों की बुआई करनी है, डीएपी खाद की कालाबाजारी चल रही है, और जयंत चौधरी जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि वो चुनाव जिताइए। दूसरा, अभी मैं लारी जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। हाँ, वो कह रहे थे कि शुक्ला जी तो भारत की बात करते हैं, आप न जाने कहाँ की करते हैं। नहीं, हम कश्मीर की करते हैं। देखिए, कश्मीर के हम पत्रकार करे ना करे, राष्ट्रीय लोकदल गया था चुनाव लड़ने के लिए कश्मीर। अरे, और भारतीय जनता पार्टी ये दुश्मनी निकाल रहे हो आप अपनी। बहुत अच्छी सीटें जीत के लाए हैं और अभी महाराष्ट्र में प्रयास कर रहे हैं, तो ये लोग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे वहां? हमें भी दे दीजिएगा कश्मीर के इशू पे लतारी जी हम थोड़ा इसलिए भी, अच्छा देखिए, कश्मीर के इशू पे मेरे जैसा व्यक्ति इसलिए नहीं बोलता है कि मैं वहां का विशेषज्ञ। अच्छा, 10 सेकंड चाहते हैं दुबे जी का कुछ मामला फंसा है, वो कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने दुबे जी को पर्सनली एंगेज किया। उससे पहले भी काबिज थी, कश्मीर में बीजेपी उसका जिक्र नहीं करते। किसानों का जिक्र किया, किसानों के भुगतान के बारे में भी हम लोग, किसानों के भुगतान के बारे में भी चिंतित हैं माननीय जयंत चौधरी जी, और किसानों को उत्तर प्रदेश में 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना दिलाने के लिए भी चिंतित हैं, और डीएपी खाद नहीं, भाई हम तो सरकार में है, इसीलिए तो चिंतित हैं। धन्यवाद, उसका हक मिलेगा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, किसान का हक मिलेगा, धन्यवाद, समझौता नहीं करेंगे। खत्म। आज की तरह
शुक्रिया, धन्यवाद, हमारे नमस्कार, BJP बहुत बहुत किसान शुक्रिया। के लिए काम कर और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।